गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, अच्छे से वॉच करिएगा। न्यू चैप्टर है सिंपल सर्किट यानी कि सरल परिपथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सर्किट यानी कि सरल परिपथ। तो सरल परिपथ में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जो किरचॉफ लॉ है और व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर सेतु और विभव मापी, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग केवल अगर डिस्कस करेंगे कि क्या है पहले चैप्टर सरल परिपथ, यानी परिपथ के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कैसे धारा जाती है, कैसे वोल्टेज वगैरह वगैरह, बाकी मायने में गणित तो बस्ती। तो हम बताएंगे पहले एक होता है वैद्युत सेल। अभी क्या होता है, कैसे होता है, हम बताएं। जो भी सेल होता है उसमें एक कैथोड होता है और एक क्या होता है, एनोड। यानी एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है बेटा निगेटिव टर्मिनल। याद रखिएगा, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है निगेटिव टर्मिनल। और ये सेल क्या होता है, ये एक ऐसी युक्ति है जो किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा मतलब हम लोग जिसका यूज़ करते हैं वो हमारी कैसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी मोबाइल यूज कर रहे हैं, जनरली वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी प्रोसीजर करते हुए हमारा कौन सी एनर्जी होती है, वैद्युत एनर्जी। क्या होती है, वैद्युत एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये होते भी कई प्रकार के हैं, जैसे नंबर एक वैद्युत रासायनिक सेल। ये वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, वैद्युत रासायनिक सेल ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है बेटा, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा मतलब हम लोग जैसे केमिकल से कोई बनाए या बैटरी सिस्टम, ऐसा कुछ भी जैसे नहीं, हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डालें, आप लोगों ने बचपन में प्रैक्टिकल किया होगा, कुछ नहीं, आलू में रॉड गाड़ते हैं, सल्फ्यूर गोबर गैस प्लांट बना, वो ऐसा कुछ भी हो, वो सब हमारा केमिकल वाला लफड़ा होता है। यानी रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती है, वैद्युत ऊर्जा में। अब दूसरा होता है फोटो सेल, यानी प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये बात आपने देख रखी होगी, है ना, कि आपने फोटो सेल आपने पढ़ा होगा ना, तुम लोगों को घर में बताएं कि वो लगवा लो, छत में लगवा लेते हम लोग, डायोड वाल्व की तरीके पैनल सिस्टम्स। तो वो हमारा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब आता है ताप युग्म सेल, यानी ऊष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी जैसे हमारी एक प्रकार की हीट हो, ऊष्मा होती है, यानी हम लोग पानी को गर्म करें, उस पानी को गर्म करने के बाद भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं एज आ हीट के रूप में। बट कब यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ अच्छे से वॉच करिएगा। ओके, हम लोग आगे भी और पढ़ेंगे। तो बेटा देखिए, आप लोगों को पढ़ना क्या है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल यानी कि E इक्वल होता है W/Q। याद रखना, कुछ बुकों में कैपिटल ही बनी हुई है, तो वो ना बनाकर आप ये स्मॉल ही बनाएंगे। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या होगा, एकांक आवेश को पूरे सेल में, एकांक आवेश को पूरे सेल में प्रवाहित करने पर किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक क्या कहलाता है, बल कहलाता है। समझ गए कि किसी सेल के एकांक आवेश पर किया गया कार्य सेल का क्या कहलाता है बेटा, विद्युत वाहक बल। याद रखिए, क्या कहलाता है बेटा, विद्युत वाहक बल। क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब जो बात, एक बात और सुनिए, यदि इसकी यूनिट की बात करें हम लोग, यूनिट की, तो वर्ग की होती है जूल पर कूलाम, या फिर इसकी यूनिट और भी एक होती है, क्या होती है, वोल्ट।
क्या होती है बेटा? वोल्ट। यदि हम डायमेंशन की बात करें तो वर्क की तो होती है ml² t-2 और चार्ज की होती बेटा AT, तो डायमेंशन हो जाएगी ml² t-3 और A-1। ये आपकी हो गई किसकी? इसकी डायमेंशन। अच्छा, जैसे पूछा जाए किस चीज पर निर्भर करता है, तो ये इलेक्ट्रोड के, या इलेक्ट्रोडो समझ लो, ये इलेक्ट्रोडों के आकार व उनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता। आकार व उनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता। दूरी पर निर्भर लॉजिक समझ में आ गया? आप कहते हो सर इलेक्ट्रोड क्या होते हैं यार? आपके अंदर उन्हीं कैथोड और एनोड डाले जाते हैं कि सेल के अंदर जब कोई भी सेल बनाया जाता है उसके अंदर कैथोड या एनोड डाले जाते हैं, तो उन पर ये ना उनके आकार पर डिपेंड करता है ना उनके प्लेटों के बीच की दूरी पर ही निर्भर करता है। अच्छा, अब एक आता है टर्मिनल विभवांतर या आंतरिक प्रतिरोध। क्या समझ लीजिए? आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। पहले आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमने कहा कि प्रतिरोध का मान होता है धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आंतरिक प्रतिरोध, तो धारा प्रवाह में सेल के गोल में अवरोध उत्पन्न करना, अवरोध उत्पन्न करना, वही रुकावट पैदा करना या अवरोध उत्पन्न करना, क्या कहलाता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसे बेटा स्मॉल r से निरूपित करते हैं, याद रखना। और इसकी यूनिट वही होती है, क्या? ओम। ये जब कभी लगा होगा तो 100% सेल के पास में जो रेजिस्टेंस होता है वो आप समझ लेना वो हमारा स्मॉल r ही होगा। अच्छा, कोई इसका अलग सिंबल नहीं होता, जैसे रेजिस्टेंस को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको भी हम स्मॉल r वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब पूछा जाता है कि आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता यानी किस किस पर निर्भर करता है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो जैसे हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोड होगा तो उनके बीच की लंबाई यानी R प्रोपोर्शनल N, और ये डिपेंड करता है एरिया पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये तो हमने कैपिटल R में पढ़ा था और ये बात हमने स्मॉल r में भी पढ़े। बट एक और भी चीज़ होती है, वो होती सांद्रता, यानी ये एक स्पेशल बात है जो इस पे और निर्भर करता है। चौथी बात ये टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर हाई होगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम। यानी इन चीज़ों पर निर्भर करता है। L, इसका मतलब समझते हो, इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। अच्छा, सांद्रता मतलब क्या होता है? यानी जितना हम लोग जैसे कि कोई सेल बनाते हैं, तो बेटा जब सेल बनाते हैं ऐसे, तो आपने देखा होगा उसमें कैथोड लेते हैं, एक एनोड लेते हैं, फिर यहाँ सॉल्यूशन डाला जाता है बेटा, जैसे CuSO4 का सॉल्यूशन डाला जाएगा, तो उसकी सांद्रता को बढ़ाना क्या है? C। और जो थीटा है हमारा वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर बोले तो ताप, टेम्परेचर बोले तो ताप, यानी ताप का मान बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान धीरे धीरे क्या हो जाएगा? घटने लगेगा। ठीक, एक बात और याद रखना, नोट पर डाल लीजिए, प्राथमिक सेलों का
आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, जबकि द्वितीयक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होता है। आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है बेटा? कम होता है। इस बात को आप अच्छे से वॉच करिएगा और देखते रहिएगा। अब एक वर्ड आता है टर्मिनल विभवांतर। क्या आता है? टर्मिनल। टर्मिनल मीन्स होता है जंक्शन बेटा। जैसे आप रेलवे में बोलेंगे फला टर्मिनल आ गया, ऐसा कुछ बोला करते हैं, तो टर्मिनल मीन्स होता है बेटा जंक्शन। क्या होता है? जंक्शन। जैसे कि आप कोई मान सकते हैं कानपुर जंक्शन आ गए हम, या अदर कोई जंक्शन आ गए, तो होता है बेटा टर्मिनल विभवांतर। क्या होता है? टर्मिनल विभवांतर। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, आपके घरों में पाया जाता है, वो नहीं बोर्ड होता है जिसके अंदर कई सारे लगे रहते हैं, उसके अंदर प्लग, है ना, यानी ऐसे कार्डबोर्ड होता है, यहाँ कई सारे लगे होते हैं, है ना। तो वहाँ पर जो वोल्टेज जनरेट होता है वो हमारा टर्मिनल विभवांतर ही एक तरीके का होता है, याद रखिएगा। तो सुनिएगा और समझ लीजिएगा। तो V बराबर फार्मूला तो वही होता है W/Q, यानी एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? टर्मिनल विभवांतर। याद रखना, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बेटा? टर्मिनल विभवांतर। क्या कहलाता है? टर्मिनल विभवांतर। ओके, याद रखिएगा और अच्छे से, बहुत ही अच्छे से वाच रखिएगा। अब हमारी एक प्रूवमेंट्स होगी, अच्छी सी है, बहुत प्यारी सी है, तो उसको हम करेंगे और गौर से आप लोग सुनेंगे अच्छे से, आए ठीक। देखिएगा बेटा, हमको क्या करना है? सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो एक बात समझ लीजिए कि कभी भी बाह्य प्रतिरोध होगा तो वहाँ पर वोल्टेज होता है V। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस होगा हमारा तो वहाँ पर होगा हमारा E, याद रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, E बराबर आपने W/Q थोड़ी देर पहले ही हमें पढ़ा है, तो W बराबर होता है E क्रॉस Q, और Q बराबर हम लोगों ने किसी जमाने में पढ़ा दे दिया, आपको याद हो, IT। क्या पढ़ा था? Q बराबर IT। तो हमने रख दिया W बराबर EIT। ये बेटा जो पूरे परिपथ के लिए कार्य हो रहा है। यदि हम एक्सटर्नल की बात करें तो वही अभी हमने थोड़ी देर पहले फार्मूला पढ़ा था, V और W/Q। तो V क्रॉस Q का मतलब होता है IT। अब जो बाय आउट सर्किट की बात करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ना होकर क्या रहेगा? एक्सटर्नल, यानी बाय प्रतिरोध कैपिटल R। तो Q का मतलब तो IT होता है और V का मतलब क्या होता है? IR, तो I²RT। यदि हम इंटरनल की बात करें तो कैपिटल R की जगह क्या हो जाएगा? स्मॉल r। अब याद रखिएगा, जब हम ऐसे बात करेंगे तो WEXT प्लस WINT, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो बेटा ये तो हो गए हमारे IT, ये हमारा क्या हो गया बेटा? आपको पता ही है I²RT, और ये हमारा हो गया I²RT। तो बेटा विश्वास मानिए, आप यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, I एंड T। तो क्या बचेगा? IR प्लस, यहाँ से क्या बचा बेटा? IR है बचा, तो ये I कैंसिल। ये बेटा किसका मान होता है? V प्लस IR। तो यदि इसको सिंप्लीफाई करें हम और भी, यदि हम और भी इसको सिंप्लीफाई करें तो V बराबर हो सकता है E माइनस IR। अब एक बात याद रखना, बहुत ही प्यार से याद रखना,
कि ये केस तब निकल के आ रहा जब कोई बैटरी सेल को चार्ज कर रही है। यानी कोई बैटरी किसको चार्ज कर रही है बेटा? सेल को। बैटरी किसको चार्ज कर रही है? बैटरी सेल को चार्ज कर रही है। सेल को चार्ज मतलब भाई आवेशित करे। अब यदि जस्ट उल्टा हो जाए, कह दिया जाए सेल बैटरी को आवेशित करे। किसको? सेल किसको आवेशित करे? बैटरी को। सेल किसको आवेशित करे बेटा? बैटरी को। याद रखिएगा, सेल किसको आवेशित कर रहा हो? बैटरी को। सेल किसको आवेशित करे? हाँ, बहुत अच्छे से बात करिएगा। सेल बैटरी को आवेशित करे तो जो फार्मूला में माइनस होता है वो किसका हो जाएगा? प्लस का। इस बात को अच्छे से वॉच करें। अब हमारे बहुत सारे इससे क्या क्रिएट होंगे? न्यूमेरिकल केस। बहुत सारे हमारे इससे क्या क्रिएट होंगे बेटा? न्यूमेरिकल केस। जैसे हमारा न्यूमेरिकल केस है, कभी टोटल करंट निकालने कह दिया जाए, क्या कहा जाए? टोटल करंट कह दिया जाए, कुल धारा ज्ञात करो। तो बेटा I बराबर होगा E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल। यदि टोटल धारा करंट निकालने कह दिया जाएगा तो क्या होगा? ये होगा। एक बात और याद रखिएगा, यदि इनमें से कभी स्लोप कह दिया जाए निकालने के लिए, क्या कहा जाए? स्लोप यानी ग्राफ। ये I है, ये V है। अब V मानो या I मानो, है ना? अब इनका जो स्लोप होता है वो ये हमारा होता है R। यानी एक न्यूमेरिकल केस भी बन सकता है कि tan थीटा बराबर होता है V अपॉन। याद रखिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत? पक्का? अब आता है सेलों का कॉम्बिनेशंस। यानी हम सेल को कैसे ऐड करते हैं सीरीज में, पैरेलल में, वगैरह वगैरह। यानी आएगा अब सेलों का कॉम्बिनेशंस। ओके, किसका कॉम्बिनेशन आएगा? सेलों का। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, अब आएगा सेलों का कॉम्बिनेशन, सेलों का संयोजन। अच्छा क्वेश्चन है। सेलों का संयोजन। तो पहले मान लीजिए एक तरीके हम कर रहे हैं श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम होता क्या है? कई सारे सेल लेते रहिए, आप उसको सीरीज में कनेक्ट करते रहो। मान लीजिए ए पॉइंट मान लिया और ये बी पॉइंट मान लिया। यहाँ हमारा EMF E1 रेजिस्टेंस R1, EMF E2 रेजिस्टेंस R2। एक बात हमने पहले से क्लियर की थी कि कभी भी सेल लगा होगा तो वहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, यानी हमारा आंतरिक प्रतिरोध। यदि टोटल E निकाला जाएगा तो होगा बेटा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, और स्मॉल r बराबर होगा R1 प्लस R2। इमेजिनेशन करिए हम इसको चेंज कर दें। अभी हमने क्या कर दिया? पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ कर दिया। ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है और ये भी पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि हमने बताया था जो बिगेस्ट साइड होती है एक तरीके पॉजिटिव टर्मिनल होती है। तो फिर एक थोड़ा सा केस चेंज हो जाएगा बेटा। अब जो E का मान होगा वो E2 माइनस E1 हो जाएगा। आपको सर E1 माइनस E2 क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग बता चुके, हम लोग बिगेस्ट में लोवेस्ट टर्म को घटाते हैं, बट इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा R1 प्लस R2, है ना? ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमने 2 ऐड किया आप भी 2 ऐड करें, 3 4 15 20 25 कुछ भी हो सकता है, राइट? तो जैसे ये था श्रेणी क्रम, अब वैसे ही एक होता है समांतर क्रम। कैसा होता है बेटा? समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होगा? अब जैसे मान लें हम ये हमने सेल लगाया, ये सेल लगाया,
अब कोई पूछेगा ये क्यों हम ऐसा डिजाइन जैसा बना देते हैं, इसका मतलब होता है क्लोज सर्किट। कैसा होता है? क्लोज सर्किट। यदि ओपन टर्मिनल होगा तो कुछ और हो जाएगा, इसलिए कैसा है हमारा क्लोज सर्किट। तो स्मॉल आर निकालने का तो तरीका ही नहीं, दिक्कत 1/r बराबर क्या हो सकता है 1/r1 + 1/r2, है ना, क्योंकि इसे मानोगे E1, इसे R1, इसे E2, इसे R2। अब बाय द वे n रजिस्टेंस हो, यानी बहुत से डॉट 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 लगते ही चले जाएं, जैसे एक R1 फिर R2 R3 R4 5 6 इन्फानाइट तक चले जाएं, बट वैल्यू सबकी सेम हो, यानी ये 2 ओम होते हैं, ये भी 2 ओम, ये 3 ओम, मतलब सब 2 ओम को। जब बहुत सारे इन्फानाइट हो जाएंगे हमारे, तो R बराबर इक्विवेलेंस बराबर एक R इक्यू, मतलब इसकी तुल्य होती है हमारा R/m। कोई दिक्कत? स्मॉल r/m। अब हमारे बात चलती है EMF की। किसकी बात चलती है? कि EMF क्या होगा सर। बहुत प्यारा चीज़ है कि EMF क्या होगा हमारा, यानी सेल का EMF क्या होगा। तो प्यार से देखिएगा और सुनिएगा। E1 R1 E2 R2 अपॉन E1 R1 + R2 होता है, और इसको ये वाली बना दीजिए भैया। ओके, तो ये हमारा सीरीज़ और पैरेलल का था। अब जो हमारे अच्छे से टॉपिक्स हैं, जैसे अब हमारा बचा हुआ है किरचॉफ लॉ, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अच्छे से वाच करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डाउट डिस्कस पक्का करें। ओके।